हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम सिविक्स में लेक्चर करेंगे फांसीवाद पर। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारी गांधीवाद और रूसो, जॉन लॉक, बहुत सारी मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पहले की देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और पहले की वीडियो जरूर देखें। और आज हम करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे फांसीवाद। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो डाल रखी हूँ, जरूर प्लेलिस्ट में जाएं देखें। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इसमें की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फांसीवाद और आदर्शवाद ने व्यक्ति के सर्वस्व समर्पण की जो मांग की थी वह उदारवाद और मार्क्सवाद की चुनौतियों के बावजूद पूरी तरह दबी नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी में नए नए रूपों में व्यक्त हुए। और इसमें सबसे प्रमुख खतरनाक रूप इटली का फांसीवाद। ठीक है, इटली का फांसीवाद, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद। ठीक है, इटली का फांसीवाद और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के नाम से उभरा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में स्पेन में तथा फ्रेमिनरो कोनार्ड के नेतृत्व में जापान में इसकी पुनरावृत्ति हुई, यानी ये दोहराई गई चीजें। और जिसने राष्ट्र राज्य का आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया है, यानी जिसने राष्ट्र राज्य को ही सब कुछ समझा और उसे एक आराध्य देव के रूप में उसको उसकी पूजा की, उसको प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का जो सर्वस्व था सब कुछ उसके चरणों में ही सब कुछ अर्पण कर दिया। ठीक है, और फांसीवाद का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। लेक्चर वीडियो से आपको अच्छी तरीके से डिटेल में चीजें समझ में आ जाती हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फांसीवाद का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। फांसीवाद किसे कहते हैं, फांसीवाद क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इतावली भाषा यानी इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है समूह अथवा गट्ठर। क्या अर्थ है, समूह अथवा गट्ठर, यानी एक समूह या गट्ठर। इससे अनुशासन तथा एकता का बोध होता है। ठीक है, तथा मुसोलिनी ने भी राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए फैसियो शब्द का प्रयोग किया। फांसीवाद का अर्थ वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि वो जो तानाशाही शासन होता है उससे फांसीवाद का मतलब समझा जाता है। मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में तथा जर्मनी के नेतृत्व में 1933 में, ये हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में यह स्थापित हुआ तानाशाही शासन। ठीक है, संक्षेप में फांसीवाद सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत है और उदारवाद और प्रजातांत्रिक गैर मार्क्सवादी उग्र आंदोलनों और शासनों को फांसीवाद कहा गया। जो उग्र आंदोलन थे, जो गैर प्रजातांत्रिक थे, गैर मार्क्सवादी थे, उन जो उग्र आंदोलन थे उन सबको क्या कह दिया गया, फांसीवाद कहा गया। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है, यानी जो संकट में पूंजीवादी फंसे थे उनकी एक तरीके से ये विचारधारा है फांसीवाद। जब पूंजीवादी वर्ग यानी जो अमीर वर्ग था, हमने पहले भी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सब चीजें समझाई थी। तो पूंजीवादी वर्ग उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता। क्या करेगा, पूंजीवादी जो वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, जो उदारवादी लोकतंत्र है जो कि सबका भला चाहता है। उदारवादी लोकतंत्र क्या चाहता है, सब एक साथ हो, प्रजातंत्र का शासन चाहता है। उदारवादी लोकतंत्र जो होता है वह लोकतंत्र है। तो वो जो पूंजीवादी वर्ग है वो क्या चाहते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, ज्यादा लोग तो होते नहीं पूंजीवादी, कुछ अमीर वर्ग होता है जो ये चाहते हैं कि उनका सब पर कब्जा हो, ज्यादा लोगों पर। वो क्या करना चाहते हैं, अपनी धन संपत्ति से, अपनी पूंजी से सब पर कब्जा करना चाहते हैं, सब पे नियंत्रण करना चाहते हैं। तो जब पूंजीवादी वर्ग को कब प्रॉब्लम आती है, जब उदारवादी लोकतंत्र की बात करता है, लोगों की बात करता है, तब इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये लोग सोचते हैं कि अगर इनका इसी तरीके से ये चलता रहा तो हमारा शासन समाप्त हो जाएगा। तो वह क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झूठे समाजवादी नारों और जो उनके बोली वचन होती है, गोलीबाजी से
डरा धमका के किसी भी तरीके से अनुशासन करके राष्ट्र हित के नाम पे उन्हें वो ये कहते हैं कि हम राष्ट्र हित के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, राष्ट्र का हम ध्यान रख रहे हैं, अपने देश का ध्यान रख, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और वो इसी के आड़ में क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं और वो तानाशाही शासन की स्थापना करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, आसान भाषा में इसी को फांसीवाद का नाम दिया गया। ठीक है, फांसीवाद क्या है? इस संबंध में मुसोलिनी का कहना है कि फासिस्टवाद वास्तविकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? वास्तविकता पर आधारित है, मुसोलिनी कहता है ऐसा। ठीक है, जर्मनी का हिटलर और ये मुसोलिनी है। जो मुसोलिनी इटली का कहता है, उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, बात करना नहीं है। मुसोलिनी कहता है कि हम निश्चित वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, यानी हमें बात नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना कार्य करना है, चाहे जैसे भी। फासिस्टवाद का नारा क्या है? एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता। यानी एक राष्ट्र होगा, एक ही सिर्फ दल होगा, जैसे बहुदलीय नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है भारत में, बहुत सारे दल हैं। तो इस ये क्या होता है, फासिस्टवाद का नारा है कि एक राष्ट्र होगा, एक ही दल होगा और सिर्फ एक ही नेता होगा जो पूरे देश पे शासन करेगा, उसकी ही बात सुनी जाएगी और किसी की बात सुनी नहीं जाएगी। प्रोफेसर बर्न्स और के अनुसार इटली का फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है, यानी उसका पुनर्गठन करना है। यह एक ऐसा आंदोलन है सामाजिक व राजनीतिक। शेबाइन ने कहा है कि फासिस्टवाद विभिन्न स्रोतों से लिए गए उन विचारों का योग है जो परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार एकत्रित किया गया है। तो शेबाइन कहते हैं कि यह विभिन्न स्रोत हैं जिनसे यह विचार लिया गया है, उन सब विचारों का यह मिलन है, एक तरीके से एक योग है और परिस्थिति की जो आवश्यकता है, यानी परिस्थिति जो है, उन परिस्थितियों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इनको एकत्रित किया गया है। अब हम चलेंगे फासिस्टवाद के स्रोत क्या हैं। ठीक है, फासिस्टवाद यद्यपि हिंसा, हत्या, आतंक, ठीक है, किस पे आधारित है? ये हत्या, आतंक, हिंसा और मारकाट पर आधारित है। अवसर की प्रतीक्षा करता है, अवसर हुई कि नहीं कि हमने मार दिया किसी को, हमने कुछ कर दिया किसी के साथ, हमने उसके साथ विश्वासघात किया, हमने उसको धोखा दिया, हमने उसे मारा। तो ये सब आ जाता है फासिस्टवाद में, क्योंकि ये हिंसा पे आधारित है, आतंक पर आधारित है, डरा डरा के, धमका कर या क्या करते हैं, अपने स्वार्थों की, अपने कार्यों की, अपने हितों की रक्षा करते हैं फासिस्टवादी जो होते हैं। ठीक है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें बस अपना, अपने आप को संपन्न रखना है और अपनी बात मनवाना है, अपने हिसाब से काम करना है। तो ये अवसरवादी दर्शन था और ये अवसरों का लाभ उठाते हैं, जब भी अवसर आया और इन्होंने अपना काम किया। ठीक है, तो लड़ने के लिए अपने पृथक सिद्धांत की आवश्यकता थी और उदारवाद तथा मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों से लड़ने के लिए क्या करना था, इन्हें अपने एक अलग सिद्धांत बनाने थे, तभी तो ये इनसे लड़ सकते थे। मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उदारवादी जो है सबके हितों की रक्षा चाहता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहता है उदारवादी। तो इनको क्या करना था, इनसे अलग, अपने पृथक, इनसे अलग होके अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ अलग सिद्धांत की इनको क्या थी, आवश्यकता थी। ठीक है, मुसोलिनी के शब्दों में अगर फांसीवाद मरना नहीं चाहता या आत्महत्या करना नहीं चाहता तो मरने से भी बदतर है। ठीक है, यानी फांसीवाद का मतलब है कि मरना, मर जाओ, आत्महत्या कर लो। अगर यह सब नहीं चाहता है, मुसोलिनी कह रहा है, तो फिर उसके लिए मरने से भी बदतर है, यानी वो उससे भी बुरी स्थिति है अगर वो ऐसा नहीं करता है। तो उसे अब अपने लिए एक सिद्धांत का प्रबंध करना होगा। मेरी यह इच्छा है कि फांसीवादी दर्शन की रचना कर डाली जाए, यह मुसोलिनी के कथन है। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में कथन उठा के रख देगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा है। तो ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखें और नोट्स भी बनाते चलें, जो आपके एग्जाम आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अतः फांसीवादियों को भी सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। बिना सिद्धांत के वो अपने कार्यों की, अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने कार्यों की हितों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी एक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, एक सिद्धांत की जरूरत पड़ी और उन्होंने बहुत से सिद्धांतकारों से बहुत सी बातें ग्रहण करी। इसमें मुख्य है हर्डरत, हीगल, जैसे हीगल ने भी
राजा को ही ईश्वर का अवतार पृथ्वी पर हीगल ने क्या क्या कहा है? हीगल ने कहा कि जो राजा होता है वही पृथ्वी पर ईश्वर का क्या होता है, वो अवतार कहा है इन्होंने। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ईश्वर का अवतार कहा है। ठीक है, ईश्वर का इन्होंने क्या कहा है? अवतार बताया है अपने आप को, यानी राजा जो होता है वो क्या होता है, वो ईश्वर का अवतार होता है पृथ्वी पर, ईश्वर का अवतरण होता है। और शोपेनहावर, डार्विन, वेगनर, गेबुन्नी ये सब नाम हैं जो सोरले, चेम्बरलेन आदि। इसके अतिरिक्त इस पर कुछ विचारधाराओं को भी प्रभाव पड़ा, जिनमें पर यानी सबकी विचारधाराएं क्या थी? ये सब तानाशाही शासन के ये विचारक है, फांसीवादी विचारक है। सामाजिक डार्विनवाद, सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व बने रहने का सिद्धांत। हिटलर और मुसोलिनी का कहना था, क्या कहना था हिटलर और मुसोलिनी का? इनका कहना था कि संघर्ष ही मानव समाज का क्या है, मूल मंत्र है। अतः संघर्ष का अंत होने पर मानव जाति व विश्व समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कहा है? इनका कहना था कि संघर्ष करना। और एक हिटलर की पुस्तक भी है जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, मेरा संघर्ष। ठीक है, तो उसका कहना था कि संघर्ष करते रहना चाहिए, संघर्ष ही मानव समाज का एक मूल मंत्र है। अगर संघर्ष का अंत हो गया तो मानव जाति व विश्व भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा हिटलर कहता था। अविवेकवाद, ठीक है, इनके स्रोत क्या? अविवेकवाद, क्योंकि अविवेकी होने पर ही इंसान ऐसी बातें कर सकता है। बुद्धिवादी इंसान जो होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में अबुद्धिवादी नाम की विचारधारा का जन्म हुआ। और इस विचारधारा के दार्शनिकों में विलियम जेम्स भी थे, वर्गसा थे, सोरेल थे, शोपेनहावर, पैरेटो, ये सब आदि के नाम प्रमुख हैं। इनमें बुद्धि की जगह विश्वास पर बल दिया जाता है। किस बात पे बल दिया जाता है? इसमें बुद्धि पर नहीं, क्योंकि यह विवेकवाद है। इस पे बुद्धि पर नहीं, बल्कि किस पे बल दिया जाता है? विश्वास पर बल दिया जाता है। ठीक है, मुसोलिनी भी इस विचारधारा से प्रभावित हुआ और अविवेकवाद के कारण ही मुसोलिनी ने कहा कि मेरा कार्यक्रम क्या है? कार्य करना है, विचार करना नहीं है। इसने ये चीज कही, हमने ऊपर भी ये बात पढ़ी थी। उसके बाद स्रोत क्या है इसके? दूसरा स्रोत है इसका एक परंपरावाद। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इटली के विचारक मोजनी तथा जर्मनी के विद्वान ने परंपरावाद सूत्रवाद का सूत्रपात किया और निरंकुशतावाद के अग्रदूत थे। यानी निरंकुश शासक होते हैं ये जो होते हैं, तो निरंकुशता के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, ये मोजनी इटली के विचारक थे। आदर्शवाद, फाशिस्टवादियों ने सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा हीगल के आदर्शवाद से ली। हीगल ने ही कहा था कि पृथ्वी पर जो ईश्वर का अवतरण है राजा, ठीक है, राजा पृथ्वी पर इन्होंने ईश्वर का अवतार माना है। तो इससे आदर्शवाद की इन्होंने धारणा ली और हीगल की तरह मुसोलिनी ने भी युद्ध का समर्थन किया। ठीक है, फाशिस्टवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? राज्य को एक सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखते हैं, वे राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक इकाई मानते हैं। इस संबंध में मुसोलिनी का कहना है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इसे आप बिल्कुल रट लें, हर एग्जाम में पूछ लेता है। टीजीटी का एग्जाम आपका होगा तो जरूर ये क्वेश्चन आता है, नेट में भी आ जाता है। तो इसने कहा था कि मुसोलिनी राज्य को क्या मानते हैं? एक नैतिक संस्था, एक सर्वोच्च इकाई मानते हैं, नैतिक इकाई मानते हैं। और मुसोलिनी का कहना था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, सिर्फ राज्य के ही अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर और राज्य के जो विरोध है, विरुद्ध कुछ भी नहीं। यानी राज्य का अगर कोई विरोध करता है, राज्य के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फांसीवाद साम्यवाद तथा समाजवाद का विरोधी है। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का मुख्य विरोधी है। यह वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते, बल्कि राज्य के गौरव के लिए तथा राज्य में एकता और अनुशासन की स्थापना के लिए वर्ग सहयोग पर बल देते हैं। तो फांसीवादी जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसको दूसरे वे में बात करते हैं। और इनका कहना है, ये पूंजीवादी वर्ग होता है तो इनका कहना है कि समाजवाद का ये मुख्य विरोधी होता है। ठीक है, यह वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता, जैसे मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष पर विश्वास किया जाता है और उन्होंने कहा कि दो ही वर्ग होता है।
मार्क्स ने कहा था कि 2 वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, बस 2 ही वर्ग होता है। तो राज्य के गौरव के लिए तथा राज्य की एकता के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और इन्होंने वर्ग सहयोग पर ये बल देते हैं। बुद्धिवाद के खिलाफ फांसीवादियों का नारा था कि राज्य सदैव सही होता है। फांसीवादियों का क्या नारा था बुद्धिवाद के खिलाफ? बुद्धिवाद के खिलाफ ये कहते हैं कि जो राज्य होता है वो कभी कोई गलती करता ही नहीं। ठीक है, इनका कहना था कि राज्य जो है वो तो कभी कोई गलती करता ही नहीं, राज्य को कोई गलती कर ही नहीं सकता, और अगर राजा कोई है तो भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि हीगल ने उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। लोगों को यह बात समझाई गई, लोगों को यह चीज बनाई कि जो राजा होता है वो ईश्वर का अवतार होता है, जिससे लोग उसकी बात माने और उनकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ईश्वर का अवतार है, वह ईश्वर है एक तरीके से। तो ये चीज है, तो इन्होंने कहा कि जो राज्य होता है वो तो गलती करेगा ही नहीं, राजा नहीं गलती करेगा तो राज्य भी नहीं गलती करेगा, है। राज्य का जो राजा होता है, राज्य का तो वो गलती कर ही नहीं रहा है, तो फिर राज्य राज्य का जो है हमेशा जो कार्य करेगा उनकी नजर में क्या होगा, हमेशा सही होगा, चाहे ये स्वार्थ की पूर्ति ही कर रहे होंगे, लेकिन इनका कहना था कि वो सब कुछ सही है। तो बुद्धि का क्या है, ये विरोधी है, अविवेकवाद है, ये इनमें अविवेकी है। जो राज्य कहे महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास। ठीक है, फांसीवादी समानता का विरोधी है, क्योंकि ये कुछ वर्ग होता है, कुछ लोग होते हैं जो पूंजीवाद है। सभी लोग तो पूज सबके पास तो पूंजी है नहीं, कुछ लोगों के पास ही है। कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, विशिष्ट वर्ग होता है, कुलीन वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फांसीवादी क्या करता है, ये समानता का विरोधी है। यह नहीं कहता कि सब लोग सांस न लें, सबका भला हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। ये क्या करता है, सिर्फ एक कुछ लोगों का भला चाहते हैं, कुछ लोगों की हितों की पूर्ति चाहते हैं। ये लोगों के सबके हितों की पूर्ति नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस पूंजीवादी वर्ग जो है, कुछ लोग हैं जो विशिष्ट लोग, उनका ही हित हो। तो फांसीवादी ये समानता के विरोधी हो गए। प्रजातांत्रिक शासन क्या है, लोकतांत्रिक शासन क्या है कि सभी लोग एक साथ चले, अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, जात बिरादरी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सबको समान प्रजातांत्रिक शासन में स्थान दिया जा गया है। तो फांसीवादी नेता को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, ये सुपरमैन या हीरो की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, और इसी आधार पर हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही ने अपनी पूजा भी इन लोगों ने कराई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार बताया। प्रजातंत्र का विरोध। फांसीवादी लोकतंत्र विरोधी, वह लोकतंत्र को प्राकृतिक तथा भ्रामक मानते हैं। वो लोग तंत्र विरोधी होते हैं, वो लोकतंत्र को क्या मानते हैं, यह प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है। वह समय समय पर विचार विमर्श द्वारा शासन के विरोधी थे, यानी शासन के ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी कारण उन्होंने संसद को क्या कहा है, बातूनी की दुकान कहा है, बातों की दुकान कहा है। ठीक है, क्योंकि संसद में बहस की जाती है, सब अपना पक्ष रखते हैं, विपक्ष वाले और जो शासन है जिनका वो भी, और पक्ष विपक्ष आप देख ही रहे होंगे, न्यूज में देखते रहते होंगे, जब संसद में कितनी बहस होती है, सब अपना पक्ष रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, सबको बोलने का अधिकार। तो इन्होंने संसद को क्या कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्होंने कहा है बातूनी की दुकान। ठीक है, इन्होंने बातूनी की दुकान की संज्ञा दी है संसद को, फांसीवादियों ने। हिंसा को महत्व। फांसीवादी हिंसा और युद्ध का समर्थन करता है, और यह अंतर्राष्ट्रीयता तथा शांति का विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी इसलिए है कि और राष्ट्र इन पे कोई नियंत्रण न करने लगे। अगर गलत कर रहे हैं तो और राष्ट्र पे इन पे नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, अच्छा बुरा समझाएगा। तो ये इसलिए शांति के विरोधी है, क्योंकि अगर शांति रहेगी तो इनके अपने हितों की पूर्ति नहीं होगी। तो यह शांति चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, इन्होंने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है, पूरे विश्व में शांति, वो कायर लोगों का स्वप्न है। वो कायर जो होते हैं वो चाहते हैं कि शांति हो। आजकल देख ही रहे हैं, आजकल युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। रूस ने इतने सारे वहां पे बम गिरा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कितने नागरिक मारे जा रहे, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं वहां पे, और कितना नुकसान हो रहा है धन संपत्ति का भी। तो इनका क्या कहना है कि अगर शांति रहेगी तो कायरों का स्वप्न है। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। फासिज्म उग्र राष्ट्रवाद का उपासक है तथा दूसरे राष्ट्रों की संस्कृति से घृणा करता है। ठीक है, यह सिर्फ अपने हितों की पूर्ति चाहता है, अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है फासिस्टवादी, और ये नहीं चाहते कि दूसरे का भी भला हो।
वह राज्य और राष्ट्र को एक ही मानता है। फांसीवाद ने व्यक्ति के महत्व की बात अवश्य की, व्यक्ति के महत्व की तो बात की, परंतु एकमात्र साधन मानकर। ठीक है, व्यक्ति को इन्होंने क्या माना है, एक साधन माना है। उसने राज्य को शांत बना दिया और व्यक्ति को उसका साधन। राज्य को शांत नहीं, यहाँ पे साध्य होगा, तो राज्य को इसने क्या बना दिया, साध्य बनाया। ठीक है, राज्य को साध्य बना दिया और व्यक्ति को उसका साधन बनाया। जबकि उदारवादी क्या मानते हैं, वो व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। राज्य एक उनके हितों की पूर्ति का एक साधन होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी, फांसीवादी स्वतंत्रता को स्वाभाविक न मानकर राज्य द्वारा दी गई रियायत मानते हैं। इस संबंध में मुसोलिनी का कहना है कि स्वतंत्रता एक मृत शरीर है। क्या कहता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं उसे ठोकर मारता हूं। ठीक है, मुसोलिनी का कहना है कि स्वतंत्रता एक मृत शरीर है और मैं उसे ठोकर मारता हूं। इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूं, स्वतंत्रता नहीं। यह एक तरीके से क्या कहता है कि इटली का था तानाशाही शासक है, यह कहता था कि इटली में मैं स्वतंत्रता नहीं चाहता हूं, अनुशासन चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, अनुशासन चाहता हूं, अपने अनुशासन में सबको रखना चाहता था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है कि लोग अपने मन का कार्य करेंगे। और राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। उनका कहना था कि राज्य जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। ठीक है, नियमित राज्य, फांसीवाद ने नियमित राज्य का समर्थन किया, यह उसका मौलिक योगदान है। राज्य ने न तो पूंजीवादी न समाजवादी, बस दोनों से पृथक और दोनों से श्रेष्ठ था। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण, फांसीवादी आर्थिक मामले में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। पूंजीवादी व्यवस्था को संकट से बचाने के लिए राज्य आर्थिक मामलों में हिस्सा लेता है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करता है, आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था के हित में पूंजीवादियों पर अंकुश लगाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, इसमें राज्य का नियंत्रण होता है, फांसीवादी। ठीक है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं और आर्थिक मामलों में हिस्सा लेते हैं, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था में हित में पूंजीवादियों पर अंकुश लगाता है। अगला पॉइंट, फासिज्म व्यक्तिवाद तथा उदारवाद का विरोधी है। ठीक है, व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य है मानता है, राज्य को साधन मानता है। व्यक्तिवाद क्या कहता है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, जबकि फांसीवादी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। ठीक है, यह उग्रवादियों की स्वतंत्रता संबंधी धारणा को नहीं मानता, स्वतंत्रता को अधिकार न मानकर क्या मानता है, कर्तव्य मानता है। ठीक है, यह उदारवादियों की तरह प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक पद्धति तथा सार्वजनिक कल्याण में विश्वास नहीं करते। कानून को न मानना, फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों नियमों का खुला उल्लंघन करता है तथा दूसरे देशों के संदर्भ में दबाव शक्ति की नीति के शांतिपूर्ण निपटारों को असंभव मानता है। फांसीवाद की उपरोक्त विशेषताओं से साबित होता है कि फांसीवाद एक अत्यंत प्रतिक्रियावादी, क्रांति विरोधी, मानवता विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है, जो विश्व शांति का क्या है, भयंकर दुश्मन है। ठीक है, इनकी विचारधाराओं से क्या लगता है कि विश्व शांति के बिल्कुल दुश्मन है। अब फांसीवादी की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है, आलोचना लायक ही सारी चीजें हैं। फांसीवाद उदारवादी मान्यताओं तथा लोकतंत्र का विरोधी रहा है। प्रोफेसर गेगरी हैं, कैटलिन है, मैक्सी हैं, होलोवेल हैं, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया है। फांसीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करता है, ये चीजें हमने पढ़ी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और आज्ञा पालन पर ही अधिक जोर देता है। उदारवादी फांसीवाद की अविवेकता तथा तर्क बुद्धि विरोधी होने के कारण भी आलोचना करते हैं। उदारवादी आदर्शवाद राज्य में शक्तियों के केंद्रीकरण की आलोचना करते हैं। फांसीवाद अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोधी है, हमने पढ़ी। इस आधार पर उदारवादी उसकी आलोचना करते हैं। फांसीवादी शक्ति का अंध समर्थन करके मानव मूल्यों को क्या करता है, महत्वहीन बना देता है। यह बात उदारवादी विचारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, विचारक जो है, क्योंकि उदारवादी मानव मूल्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसके अलावा मार्क्सवादी जो है वो भी इन विचारधाराओं का बिल्कुल उल्लंघन करते हैं और इन विचारधाराओं को बिल्कुल भी नहीं मानता, वो सब भी उनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो हमने आज पढ़ा फांसीवाद के बारे में और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।